बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम कैरियर कोचिंग सेंटर। और आप लोग अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मुझे ज़रा रिस्पॉन्स देते हैं चैट बॉक्स में। और बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले 2 से 3 मिनट में मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी का भी उनका इशू होगा, तो इसलिए मैं 2 मिनट दे रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लो। देन फिर इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ज्वाइन जब कर रहे हैं तो उसी नेम के साथ ज्वाइन करें जो आपने अपने फॉर्म के ऊपर मेंशन किया था। अदरवाइज ठीक है, मैनेजमेंट आपको जो है चेक कर रही है, चेक एंड बैलेंस रखी हुई है। अगर आपका जो है नाम वो नहीं हुआ तो आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर नुकसान आपका होगा। तो कोशिश करें, बल्कि यकीनी बनाएं इसको कि जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वही नाम यहाँ मेंशन करें जो आपने फॉर्म सबमिट करवाते वक्त अपना नाम मेंशन किया था। चलें, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सक्रीशन का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया था, और आपको बताया था कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी एक्सक्रीशन के ऊपर कि दी होम्योस्टैटिक प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व दी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट, या फिर ईसीएफ इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। देन फिर आपको बताया था कि एक्सक्रीशन को आप डिफाइन तो कर दिया कि वहां पे हमने नाम तो लिख दिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। तो अगला सवाल यही उठता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते क्या है। तो मैंने आपको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट डिफाइन कराए थे कि भाई जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कौन कौन सी उनकी वैरायटीज हैं। मैंने कहा था बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। एक अमोनिया था, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं अमोनिया पढ़ा चुका हूँ, मैं यूरिया पढ़ा चुका हूँ, और यूरिया से ही एसोसिएटेड एक टॉपिक था ऑर्निथिन साइकिल का, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है प्रोसीड कर रहे हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, अब ये याद रखिएगा अगेन कि यूरिक एसिड इज द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5O3N4 and H4, and it is produced on the catabolism of nucleic acid। अब देखें, याद करें कि जो यूरिया और अमोनिया थे ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे, जबकि यूरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड के कैटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। कह रहे हैं कि इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दोस एनिमल व्हिच हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है बेटा, ये स्टोरेज नहीं है, शॉर्टेज है। तो यहाँ पे अगर हम यूरिक एसिड को कंसीडर कर रहे हैं तो ये वो एनिमल्स इसको यूजुअली एस्पिरेट आउट करते हैं जिनके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल है, और टेरेस्ट्रियल जो है वो है, ये टेरेस्ट्रियल है और साथ में डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब आपको पता है कि भाई जमीन का भी वो पार्ट जो हाईली डेफिशिएंट है वाटर के हवाले से, तो वो कौन है, वो डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज बर्ड्स, मैनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड गैस्ट्रोपॉड्स। और अच्छी बात यह है कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन के लिए बहुत कम वाटर रिक्वायर होता है। कह रहे हैं टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ द यूरिक एसिड ओनली 10 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, ये मिसटाइप है, इसको आप कर लें 10 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब याद करो कि अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए 500 ml चाहिए था, 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए 50 ml चाहिए था, और 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए कितना चाहिए, कह रहे हैं कि भाई 10 ml वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये फायदा है इसका कि इसको एक्सक्रीशन के अंदर जो है आपको बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर चाहिए। नुकसान क्या है इसका, क्योंकि आपसे हमने कल भी बात की थी कि हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान ये है कि यूरिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एटीपी देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये यूरिक एसिड के लिए जो है आपको एटीपी की इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये आपके लिए क्या है, इसके नुकसान। अब ये आप पिक्चर जरा गौर से देख लें।
ठीक है, एक फ्लो चार्ट है, इसको जरा आप गौर से देखें और फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। 3 मिनट जरा इसको आप समझने के ऊपर लगाएं। 3 मिनट मैं आपको दे रहा हूं कि इस पिक्चर के अंदर दरअसल डिस्क्रिप्शन क्या दी, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप जरा गौर से देखें। बड़ी जबरदस्त पिक्चर है, और अगर आप इस पिक्चर को समझ लें तो काफी चीजें जो है वो किसी हद तक क्लियर हो सकती हैं। चलें, अब मैं जरा इसको जो है ना वो क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये दो नाम आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो नाम क्यों दिए हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता, तो ये प्रोटीन है। और ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। अब कह रहे हैं कि जब प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में जाती हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो प्रोटीन ब्रेक होकर क्या बनाएगी? अमाइनो एसिड। और न्यूक्लिक एसिड की जब ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ से क्या बनती है? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स मजीद ब्रेक होंगी तो इन दी एंड यहाँ से नाइट्रोजिनस बेसिस मिलेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन होगी तो नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगी, और प्रोटीन की अगर ब्रेकडाउन होगी तो आपको क्या मिलना है? अमाइनो एसिड मिलना है। अब ये फर्दर कैटाबॉलिज्म में जाएंगे, फर्दर ब्रेकडाउन में जाएंगे, और जब ये फर्दर ब्रेकडाउन में जाएंगे तो यहां से अमाइनो ग्रुप रिमूव होंगे। अमाइनो ग्रुप समझते हो? अमाइनो ग्रुप हम कहते हैं NH को। ठीक है, अमाइनो ग्रुप किसको कहते हैं? NH को। ठीक है, तो यहां से जो है वो अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है, यानी कि NH2 जो है वो रिमूव हो रहा है। अब ये जो NH2 है, अब ये तीन चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। ये NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप हो सकता है कि डायरेक्टली अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो सकता है यही NH2 किस में कन्वर्ट हो? यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो सकता है यही NH2 किस में कन्वर्ट हो? यूरिक एसिड में हो। तो कह रहे हैं कि जो अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ अमाइनो एसिड से और नाइट्रोजनस बेसिस से, तो ये ज्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, डेट इंक्लूड मैनी फिशेस, वुड बी एक्सक्रीटेड डायरेक्टली एज अमोनिया। ठीक है भाई, कि ज्यादातर जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें अमाइनो ग्रुप, ये वाला ग्रुप डायरेक्टली किसके तौर पे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा? अमोनिया की तौर पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये अमाइनो ग्रुप है, तो ज्यादातर जो मैमल्स हैं, ज्यादातर जो एम्फीबियंस हैं, शार्क हैं, कुछ बोनी फिशेस हैं, ये लोग क्या करेंगे? इस अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, ये इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे यूरिया के अंदर। और कौन सा प्रोसेस है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है? बताओ भाई, कल हमने पढ़ा है, क्या नाम है उस प्रोसेस का? द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, व्हाट इट वुड बी कॉल्ड? क्या कहलाएगा वो? ऑर्निथिन साइकिल, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है? यूरिया साइकिल। ठीक है, दूसरा नाम इसका यूरिया साइकिल है। तो बहरहाल यूरिया साइकिल के जरिए ये यूरिया बनेगा। और जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, या फिर लैंड स्नेल्स हैं, ये क्या करेंगे? ये इसी अमाइनो ग्रुप को जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे किसके अंदर? यूरिक एसिड के अंदर। और देन ये यूरिक एसिड क्या होगा? लेटर ऑन जाके फिर एस्क्रीट आउट। ठीक है भाई, तो ये डिस्क्रिप्शन सबको समझ में आ गई है? अगर इसमें किसी को मसला है कोई तो भाई पूछ सकता है वो। सबको क्लियर है ये डिस्क्रिप्शन? जिसको मसला है वो पूछ सकता है भाई। क्लियर है? चले आगे, कुछ रिस्पांस दे दें मुझे चैट बॉक्स में, तो फिर आगे प्रोसीड करूं। चले, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब आ जाते हैं हम एक्सक्रीशन के अंदर। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है हमने एक्सक्रीशन डिस्कस करनी है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो प्लेनेरिया है। ठीक है, अगर आपको प्लेनेरिया याद हो, प्लेनेरिया का ताल्लुक किससे है? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस से है।
मतलब फ्लैट वॉर्म्स है। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि प्लेनेरिया के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन मौजूद है फॉर एक्सक्रीशन, एंड दिस स्पेशल ऑर्गन इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसको हम एक नाम और देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लेम सेल। ठीक है, तो इसको आप प्रोटोनेफ्रिडिया कह रहे हैं या फिर फ्लेम सेल का नाम देते हैं। चलिए अब जरा इस डायग्राम को देखें। ये आपके सामने जो है प्लेनेरिया मौजूद है, ठीक है, और याद रखिएगा प्लेनेरिया जो है फ्लैट फॉर्म है एंड इट इज फ्री लिविंग फ्लैट, मतलब ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये फ्री लिविंग है। आप इसकी बॉडी को कट करें ना, तो यहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम नजर आए। अगर आप इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो उसमें दो ट्यूब्स होती हैं जो बॉडी के दोनों साइड चलती हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। एक ट्यूब ये है, अगर मैं इसको दोबारा पीछे से दिखाऊं, ठीक है, तो एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है। अब ये जो ट्यूब्स चल रही हैं दो, ठीक है, अगर आप इन ट्यूब्स को देखें ये इस तरह से जो है दो, ये एक ट्यूब यहाँ चल रही है और एक ट्यूब जो है ये इस साइड से चल रही है, ठीक है। इसको आप सिंपल क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, ठीक है, इट वुड बी कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। अब होगा क्या कि ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे, इनमें से जो है इस तरह से जो है मजीद डिविजन्स निकलते हैं, इनमें से जो है मजीद ट्यूब्यूल्स निकलेंगे, ठीक है, ये इस तरह से जा रहे थे और इनमें जो है ये मजीद इस तरह से ट्यूब्यूल्स निकलते चले हैं, ये इस तरह से आपस में ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ से जो है ट्यूब्यूल्स जो है वो निकलते चले जाते हैं। अब देखिए ये जो इतना पोर्शन है इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, कट करने के बाद मैंने देखा कि अंदर कुछ सेल्स हैं, ठीक है, अंदर क्या है, कुछ सेल्स हैं, एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। इन सेल्स को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इन सेल्स को मैं नाम दे रहा हूँ फ्लेम सेल का। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी सीलिया की अपीयरेंस ऐसी है कि देख के ऐसा लगता है कि कोई फ्लेम जल रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम ही क्या रख दिया, फ्लेम सेल का नाम दे दिया। अब होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप जरा आप लोग देख लें। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि बीटिंग ऑफ सीलिया कॉज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, इसका बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। सीलिया मुसलसल बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और जब ये मूव कर रहे होंगे तो इसमें से स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती हैं, ये देखें ये ओपनिंग नजर आ रही है, ये इस तरह से जो है यहाँ पे स्लिट लाइक ओपनिंग्स है, यहाँ से बॉडी फ्लूइड क्या होगा, अंदर आएगा फ्लेम सेल के, और अंदर आने के बाद इसमें जो है बीच में क्या है, सीलिया है और ट्यूब्स है, ये फिल्टर आउट कर लेंगे। ये किसको फिल्टर आउट करेंगे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बता रहे हैं कि एज फ्लूइड ट्रेवल थ्रू द ट्यूब्यूल मोस्ट सॉल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब, जैसे इस ट्यूब्यूल के अंदर ये फ्लूइड आया, इसमें से जो काम की चीजें होंगी वो बॉडी क्या कर लेगी, वो बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वेस्ट प्रोडक्ट इन फ्लेम सेल से चलता हुआ कहां पे आया, इन ट्यूब में आया, और ट्यूब से निकलता हुआ कहां आएगा, ट्यूब से निकलता हुआ एक पोर के जरिए बाहर निकल जाता है, एंड दिस पोर आर कॉल्ड एज नेफ्रिडियोपोर्स, ठीक है। तो अगर आप इस सिस्टम को और से देखें तो यहाँ पे आपको जो है क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको जो है इस तरह से पोर नजर आ रहा है, एक पोर ये है, ठीक है, इसी तरह मैं दिखाना चाहूँ एक पोर ये है, तो दिस पोर्स आर कॉल्ड एज नेफ्रिडियोपोर। तो फ्लेम सेल ने क्या किया, यहाँ से फ्लूइड को इंटर करवाया अपने अंदर, यहाँ से फ्लूइड इंटर हुआ, इंटर होने के बाद ये फ्लूइड जो है इन ट्यूब्यूल्स में ट्रेवल करेगा, और जब ये इन ट्यूब्यूल्स में ट्रेवल कर रहा होगा इस तरह से फ्लूइड, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है बॉडी के लिए वो यहाँ से क्या होते चले जाएंगे, रीअब्सॉर्ब होते चले जाएंगे। अब ये फ्लूइड जो है पूरा पूरा ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से ये ट्रेवल करता रहेगा और काम की चीजें यहाँ से रीअब्सॉर्ब होती रहेंगी। अब सारे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल थे वो रीअब्सॉर्ब हो गए, और रीअब्सॉर्ब होने के बाद जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट इन नेफ्रिडियोपोर से निकल के बाहर इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, बाहर इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगा,
क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो इस तरह से जो है प्लेन एरिया क्या कर रहा होता है, अपनी एक्सक्रीशन जो है परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्लेन एरिया अपनी एक्सक्रीशन को परफॉर्म कर रहा है। अगर ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है तो मुझे जरा रिस्पांस दे दें ताकि फिर मैं इसको लिखवा दूं आपको। यूरिक एसिड आप लोग ने कॉपी नहीं किया, चलो पहले मैं यूरिक एसिड वाली स्लाइड लगा देता हूँ, आप लोग वो कॉपी कर लें। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको जो है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया लिखवा दूँ। ठीक है बेटा, ये स्लाइड आप कॉपी कर लो और देन फिर मैं आपको जो है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया लिखवा दूँ। बेटा जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो जरा अपना हेडफोन या जो आप लोग हैंड फ्री यूज कर रहे हैं उसको देख लें, उसको टाइट कर लें। ठीक है, अभी मैंने जो है यूरिक एसिड वाली स्लाइड मेंशन की है, ये आप कॉपी कर लें, 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चले बेटा ये कॉपी कर लें। आप बहुत तेज बोलते हैं, अब मैं स्लो बोलूंगा तो फिर आप लोग सुन ही नहीं पाओगे मुझे। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लें तो मुझे रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। चलें, अब जिन लोगों ने कॉपी कर लिया है वो हेडिंग डाल लें एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया की। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया की हेडिंग डाल लें। बिल्कुल आप अपना टाइम दें। ठीक है, जब मेरे पास मैक्सिमम लोगों का रिस्पांस आ जाएगा तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा।
जी बेटा ये 10 ml वाटर है जी, लास्ट पॉइंट में 10 ml वाटर है। चले, अब जिन लोगों ने जो ये कॉपी कर लिया है, आप लोग जो है हेडिंग डाल लें एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया की, फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो पॉइंट्स लिखना शुरू करें। चले भाई लिखें, प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म, प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म having specialized excretory organ, having specialized excretory organ called as protonephridia, called as protonephridia. ब्रैकेट में लिख लिएगा फ्लेम सेल, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लें फ्लेम सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, two lateral excretory tubules, two lateral excretory tubules are present, two lateral excretory tubules are present in planaria which further give rise to branching tubules, which further give rise to branching tubules, which further give rise to branching tubules. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, these branching tubules सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दें, मैंने लिखवाया था कि excretory tubules give rise to further branching tubules. Excretory tubules give rise to further branching tubules. अब थर्ड पॉइंट लिखवा रहा हूं, these branching tubules contain specialized cell
contain a specialized cell called as protonephridia, which filter out which filter out excretory waste product, contain specialized cells called as protonephridia, which filtered out waste product. ठीक है, which filtered out waste product. ठीक है, उसके बाद जो है ये आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये वाली डायग्राम आप लोग बना लें, और जिसके ऊपर मैंने वर्कअप किया हुआ है कहीं आप लोग ये भी मत कर दिएगा, खाली आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट ड्रॉ करें इसको। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लें खाली। ठीक है, आप लोग जब ड्रॉ कर लें तो मुझे रिस्पांस दे दीजिएगा चैट बॉक्स में। चले भाई, अब हम लोग जो है आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है हेडिंग डाल लें एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। ठीक है बेटा, और ये हेडिंग डालने के बाद ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स का हो गया ये सेशन। ठीक है, अगले कुछ मिनट्स में ये आपका डिस्कनेक्ट होएगा, तो इसलिए मैं ये अभी एंड कर रहा हूँ। ग्रुप के अंदर आपको सेकंड लिंक भी दिया गया है, ठीक है, जो आपका 6:30 to 7 PM का है। ठीक है, तो आप उस लिंक से जो है फौरी ज्वाइन हो जाए, ताकि फिर हम आगे अपना लेक्चर प्रोसीड कर सकें। तो अभी फिलहाल मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और फटाफट आप लोग जो है सेकंड लिंक से जो है ज्वाइन हो जाए। ठीक है, मजीद कुछ पार्टिसिपेंट्स आ जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करवाता हूँ। आप लोग हेडिंग डाल लें एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म की। चलें, अब देखें, मैं अर्थवॉर्म की बात करूं तो अर्थवॉर्म आप लोग को पता है कि एक क्या है, सेगमेंटेड वॉर्म है, और इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो रही है। अब खास बात ये है कि इसके हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है और लोकोमोटरी ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, दोनों ऑर्गन इसके हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, मेटानेफ्रिडिया। और याद रखिएगा कि देयर इज द ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया अलग है और मेटानेफ्रिडिया अलग है। मेटानेफ्रिडिया को सिंपल हम नेफ्रिडिया भी कहते हैं। ठीक है, नेफ्रिडिया प्लूरल है और नेफ्रिडियम जो है वो सिंगुलर है। अब अगर हम नेफ्रिडियम की बात करें तो कह रहे हैं इट एक्ट एज एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ये एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन दोनों के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नेफ्रिडिया मौजूद है पूरे हर सेगमेंट के अंदर, और किस तरह से इसको ब्लड वेसल्स ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। अब देखें, ये जो नेफ्रिडिया है इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं।
एक बॉडी के अंदर होती है, ये आपको नजर आ रही होगी जहां एरो को आप फॉलो करें। ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम। इस ओपनिंग को आप क्या नाम दे रहे हैं? इस ओपनिंग को आप नेफ्रोस्टोम का नाम दे रहे हैं। तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम। ये बॉडी की जो है इनलेट ओपनिंग है। उसके अलावा एक ओपनिंग आपको ये नजर आ रही है, ये आउटलेट, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज नेफ्रिडियोपोर। अब हर सेगमेंट में ये नेफ्रिडिया मौजूद है। नेफ्रोस्टोम से बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को आप क्या नाम दे रहे हैं? इस फ्लूइड को आप सिलोमिक फ्लूइड का नाम दे रहे हैं। तो नेफ्रोस्टोम से सिलोमिक फ्लूइड अंदर आ गया। ठीक है, एरो को जरा फॉलो कीजिएगा। ये सिलोमिक फ्लूइड जो है अंदर आया नेफ्रोस्टोम से। अब ये ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखें इसको तो ये सिलोमिक फ्लूइड आया और ये ट्रेवल करता हुआ कहाँ जा रहा है? इस पूरे नेफ्रिडिया में ट्रेवल कर रहा है इस एरो के साथ। ठीक है, इस तरह से ये ट्रेवल कर रहा है। और जैसे जैसे ये ट्रेवल कर रहा है तो इसमें जितने भी काम के मटेरियल्स हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे वाटर है, वो सारे काम के मटेरियल दोबारा क्या हो जाते हैं? वो सारे काम के मटेरियल दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। कहाँ पे? इन कैपिलरीज के अंदर, इन ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है भाई, इन ब्लड वेसल्स के अंदर दोबारा क्या हो जाएंगे? रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। और बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पे सिर्फ क्या? वेस्ट प्रोडक्ट। और वेस्ट प्रोडक्ट के साथ थोड़ी अमाउंट में क्या लॉस होगा? थोड़ी अमाउंट में वाटर लॉस होगा, ताकि इसको हम क्या कर सकें? एक्सक्रीट आउट कर सकें। अब भाई अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात हो रही है, या तो वो अमोनिया होगा, या वो यूरिया होगा, या यूरिक एसिड होगा। अब अर्थ मॉम जो है वो क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ना, तो ये क्या एक्सक्रीट आउट करेगा? ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करेगा या फिर यूरिक एसिड। तो वो जो यूरिया और यूरिक एसिड है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर ही एक्सक्रीट आउट होगा ना भाई। तो ये ऐसे ऐसे जो है ये मूव करते हुए आएंगे और फिर ये नेफ्रिडियोपोर से बाहर निकल आते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत सारे वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे इन ब्लड वेसल्स में दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को अर्थवॉर्म रिमूव कर रहा होता है। अगर इसमें कोई ऐसी बात जो आपको मुश्किल लगी हो तो भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, बात बहुत सिंपल सी है कि भाई यहाँ पे जो है क्या मौजूद है? नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम से बॉडी फ्लूइड इंटर हुआ, और जैसे जैसे ये बॉडी फ्लूइड जो है आपके नेफ्रीडियम से ट्रेवल कर रहा होगा, तो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी क्या करेगी? दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इसी टिब्यूल में छोड़ देंगे। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं, जब ये एंड तक पहुंचेगा तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट होंगे और थोड़ी अमाउंट में वाटर होगा, जो मिक्स होकर एक सोल्यूशन बनाता है, एंड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज यूरिन। ठीक है, उस सोल्यूशन को आप क्या नाम देते हैं? उस सोल्यूशन को आप जो है यूरिन का नाम दे रहे हैं, और वो यूरिन जो है इस नेफ्रिडियोपोर के जरिए बॉडी से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से अर्टवॉर्म के अंदर क्या चल रही है? एक्सक्रीशन चल रही है। क्लियर है बात? चलो, तो ये बात बताई हुई है कि there is a special organ for excretion which is metanephridia, and it is also called as nephridia, which function as excretory as well as osmoregulatory organ. ठीक है भाई, बात क्लियर है? मुझे जरा रिस्पांस दे दीजिए भाई चैट बॉक्स के अंदर, ताकि फिर मैं इसको लिखवाऊं। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। चलो, तो एक काम ये करें कि पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये वाली डायग्राम आप ड्रॉ कर लें। उसके बाद जो है फिर मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूँ पॉइंट्स के अंदर। फटाफट ड्रॉ कर लें, 3 मिनट में दे रहा हूँ, 3 मिनट में आराम से ड्रॉ हो जाएगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी डायग्राम। जल्दी ड्रॉ करें, और जो ड्रॉ करता जाए वो डन का रिस्पॉन्स दे दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर।
चले भाई, अब आप लोग जो है लिखना शुरू करें। मेजॉरिटी लोग जो है वो रिस्पांस दे चुके हैं, और जिन्होंने अभी कंप्लीट नहीं की तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में ड्रॉ करते रहिएगा इसको। और मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूँ, आप उसको लिखें। लिखें, अर्थवॉर्म are terrestrial segmented worm. Earthworms are terrestrial segmented worms having excretory organ, having excretory organ, having excretory organ called as metanephridia, called as metanephridia or nephridia, called as metanephridia और नेफ्रिडिया। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, तो जरा जो है वो तवज्जो रखिएगा। अर्थवॉर्म्स आर terrestrial segmented worms. Earthworms are terrestrial segmented worm having excretory organ called as having excretory organ having excretory organ having excretory organ having excretory organ called as having excretory organ called as metanephridia or nephridia, called as metanephridia or nephridia. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें। Nephridia has two openings. Nephridia has two openings, that is nephrostome, that is nephrostome or nephridiopore, that is nephrostome और nephridiopore। ठीक है, आप ये स्पेलिंग जो है देख सकते हैं, ये लिखा है मैं दोनों। ठीक है, nephridiopore एंड दिस वन इज nephrostome। लिख लिया सबने? अब तीसरा पॉइंट लिखें। लिखें सिलोमिक फ्लूइड, coelomic fluid enters through nephrostome. Coelomic fluid enter through nephrostome and move through coelomic fluid enter through nephrostome and move through the tubule and move through the tubule where desired product where desired product where desired products are reabsorbed where desired products are reabsorbed into capillaries where desired products are reabsorbed, move through the tubules, move through the tubules where desired product
where desired product are reabsorbed into capillaries. Where desired product are reabsorbed into capillaries. नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई। लास्ट पॉइंट लिख लें, while excretory waste are removed via, ठीक है लिखा हुआ ना via VIA, while excretory waste are removed via nephridiopause, while excretory waste removed via nephridiopause। बेटा थर्ड पॉइंट ही मैंने रिपीट किया है कि while excretory waste removed via nephridiopause, ये पूरा थर्ड पॉइंट है। ठीक है भाई, चलो तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकता है। क्लियर है सब? बेटा मुझे रिस्पांस दे दें चैट बॉक्स में, देन मैं लेक्चर एंड करूं। बेटा थर्ड पॉइंट ये है कि while excretory waste, लिख लो सही से, while excretory waste are removed via VIA, are removed via nephridiopause। नहीं बेटा, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन वो है जो ऑस्मो रेगुलेशन करवा रहा है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो है जो एक्सक्रीशन करा रहा है। अगर आपको अब एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का डिफरेंस नहीं पता तो फिर आपको ये प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप आज के लेक्चर में पिछला लेक्चर पढ़ के नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।